शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए किस तरह से जो वार्ड सचिव है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस पीछे भागी है। इसके बाद एक दूसरी गाड़ी भीड़ के निशाने पर आ गई। कोई डंडे बरसाने लगा तो कोई पत्थर भी इतने मोटे कि सिर पर लग जाएं तो जान पर बनाए। गाड़ी चला रहा ड्राइवर हाथ जोड़ता दिखा। वो हाथ जोड़कर अपनी जान बख्शने की गुहार बेकाबू भीड़ से लगाता दिखा। जब गाड़ी सीधा चलाने की जगह नहीं दिखी तो पुलिस के जवान ने गाड़ी रिवर्स गियर में चलानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस के कुछ जवान भीड़ से भिड़ने के लिए डंडे लेकर आगे आ गए। तब जाकर एंटी राइट व्हीकल को यू टर्न लेने का मौका मिला। गाड़ी की हालत 5 मिनट में ही बदल गई थी। सामने का शीशा पूरी तरह टूट गया और गाड़ी के आगे फंसी एक लकड़ी को निकाला गया। किसी तरह गाड़ी का ड्राइवर खुद को बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन ये जंग थमी नहीं, बल्कि लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की भीड़ पत्थर बरसाने लगी और पुलिस वाले बचकर भागते हुए दिखने लगे। और वो भी तब जब पुलिस वाले हालात काबू में समझने लगे थे। भीड़ एक साथ पुलिस की तरफ दौड़ने लगी। किसी के हाथ में पत्थर तो किसी के हाथ में डंडे दिखने लगे। एक पत्थर मुझे भी लगी है। ये देखिए किस तरह से जब वार्ड सचिव आगे बढ़े हैं तो उसके बाद फिर पुलिस पीछे भाग रही है। भीड़ का ऐसा उपद्रव कि देखने वालों की भी जान सकते में आ जाए। पुलिस वाले बस खुद को बचाने के लिए उल्टे दौड़ने लगे। लेकिन इतनी देर में पुलिस को अंदाजा हो गया था कि हालात ऐसे काबू में नहीं आने वाले। अचानक सड़क पर जमा भीड़ के बीच धुआं उठता दिखने लगा। आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं पुलिस की ओर से और फिर से पुलिस एक बार आगे बढ़ी है। पटना की सड़कों पर ये बड़ा बवाल आज यहाँ पर केवल एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले पुलिस ने भीड़ की तरफ दागे। धुएं के बीच ही पुलिस वाले भीड़ की तरफ बढ़े और भीड़ को खदेड़ने लगे। सड़क पर भीड़ छट्टी दिखने लगी, लेकिन हर तरफ तोड़फोड़ और बवाल के निशान भी दिखने लगे। मोटे पत्थर और ईंटों के टुकड़े फैले हुए दिखाई दिए। लेकिन भीड़ छटी नहीं, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में आसपास की गलियों में फैल गई। पुलिस वाले इसके लिए पहले से तैयार दिखाई दिए और गलियों में ढूंढ ढूंढकर प्रदर्शनकारियों को न केवल पकड़ा बल्कि डंडे भी चलाए। सड़कों के किनारे भी लोगों को सबक सिखाने में कसर नहीं छोड़ी गई। पुलिस वालों के हाथ जो भी आया वो बचा नहीं। पटना में पुलिस के इस एक्शन की शुरुआत तब हुई जब हजारों की भीड़ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंच गई। लोगों ने आरोप लगाया कि 4 साल से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली और अब उनकी जगह किसी और को भर्ती किया जा रहा है। हम लोगों की पेट में वो लात मारे हैं, 1 रुपया नहीं दिया है। हम लोग भूखे पेट कोरोना काल में काम किए हैं। इन लोगों को पहले पुलिस वालों ने समझाया और जब बात नहीं बनी तो पानी की बौछार शुरू कर दी। पटना में बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों के ऊपर अभी यहाँ पर पानी के बौछार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पानी की बौछार से भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने गाड़ियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीयूष जैन पर 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है और उस पर जीएसटी की धारा 132 लगाई गई। 22 दिसंबर को कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था। छापेमारी में अभी तक 250 करोड़ से ज्यादा कैश और 100 करोड़ के गहने बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी पैसों की गिनती जारी है। कानपुर में उसके घर पर छापेमारी के बाद कन्नौज में उसकी एक फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया, जहां एक तहखाने से 17 करोड़ कैश, 25 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए का 600 किलो चंदन का तेल बरामद हुआ। खबर है कि सोना जो बरामद हुआ है उस पर विदेशी मोहर लगी है, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले, जिनकी जांच जारी है। 26 दिसंबर को पीयूष जैन से लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है कि पीयूष जैन से पूछताछ में अधिकारियों को कई अहम सबूत हाथ लगे। डीजीजीआई ने दावा किया कि पूछताछ में पीयूष जैन ने यह माना कि उसके घर से जो नकदी बरामद की गई वो जीएसटी के भुगतान के बिना माल की बिक्री से जुड़ी है। 22 दिसंबर को जिस वक्त पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू हुई थी, उस वक्त वो अपने पिता के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद था। हालांकि जांच टीम के बुलाने पर पीयूष जैन को कानपुर लौटना पड़ा था। अभी तक ये जो थे ये पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में सीआरपीसी की ये व्यवस्था है कानून की कि आप विद इन 24 आवर पुलिस से ले जाकर के जुडिशरी की कस्टडी में इनको देंगे। तो इन्होंने अदालत में पेश किया और ये कहा कि साहब एविडेंस चल रहा है, हमें तमाम एविडेंस कलेक्ट करने हैं, तो 14 दिन की इनको न्यायिक हिरासत दीजिए। बेल की प्रक्रिया अभी ये विंटर वेकेशन चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए। 1-2 तारीख को कोर्ट खुलेगा तब मैं उससे आगे बढ़ूंगा। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं।
इत्र कारोबारी पीयूष जैन टैक्स चोरी के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन वकील सुधीर कुमार मालवीय ने पीयूष जैन की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी रिमांड में अभी तक हमारे क्लाइंट थे, उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में हमें दिया जाए। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया लीगल पॉइंट से कि साहब इस समय आप चूंकि 20 तारीख से आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हैं और हमारे अभियुक्त को, हमारे क्लाइंट को अंडर कस्टडी आप किए हुए हैं, ये लीगल नहीं है। कायदे से आपको चाहिए था कि जिस समय गिरफ्तारी आप दिखाते हैं आपको 24 आवर कोर्ट में पेश करना चाहिए। आप गिरफ्तारी दिखा रहे हैं 26 तारीख की, रखे 20 तारीख से, तो इनलीगल आप तरीके से काम कर रहे हैं, चीजें आपने कलेक्ट कर रहे हैं अपने मनमाफिक तरीके से, और हमारा क्लाइंट इसमें पूरी तरीके से ये कह सकते हैं उसके खिलाफ एविडेंस अभी कुछ है नहीं। सिर्फ 500 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़ इतना पैसा निकाल, ये आरोप है, आरोप तो तमाम लगते हैं। अब मैं पेपर्स देखूं इन्होंने किस एविडेंस पे क्या पुख्ता प्रमाण है, मैं उसके बिना पे कोई जवाब इस संबंध में नहीं दे सकता। फिलहाल अब उनको क्या जेल भेज दिया गया 14 दिन, और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उनके पेपर्स की स्टडी करेंगे सारी कॉपीज लेकर के, और फिर बेल पे जाएंगे हम लोग उसको तैयारी करके। इत्र कारोबारी पीयूष जैन टैक्स चोरी के आरोप में सलाखों के पीछे मौजूद है। कई जांच एजेंसियां इस धन कुबेर की संपत्तियों की जांच में जुटी है। खबर यह भी है कि इस मामले में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। पीयूष जैन के ठिकानों से करोड़ों के कैश की बरामदगी हुई और अभी भी नोटों की गिनती जारी है। ऐसे में ईडी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। ये बात सामने भी आई है कि ईडी पीयूष जैन और उसके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स जो है वो खंगाल रही है, ताकि करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी और पैसों के लेन देन के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा सके। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन की आड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। प्रयागराज में उन्होंने कहा कि यह पैसा गरीबों का पैसा है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस के नेता जनता को लूटकर घर बनवाते थे, वही पैसा आज दीवारों से निकल रहा है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। पहले पैसा आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे, पहले पैसा कहां चला जाता था? ये गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से करोड़ों रुपए जब्त होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। अब ये स्पष्ट हो गया है ये कौन सा समाजवाद है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है और वो इत्र बनाकर फिर सत्ता लाने के लिए उपयोग में की जाती है। आज इनकी दीवारों में वो खून सड़ रहा है, जहां से भी खुरच रहे हैं वहीं से नोट बरस रहे हैं सब समाजवादियों इत्र के। हालांकि अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह दावा किया कि कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुशी है कई चैनल उसके गांव, घर और मोहल्ले तक पहुंचे, उन्होंने पूरा दिखाया कि समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हुई बारिश के बाद कई जिलों को कोहरे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसकी एक तस्वीर सीकर से सामने आई। वहां कोहरे की वजह से देख पाना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि वहां बीते 48 घंटे में जबरदस्त बारिश हुई
और मौसम विभाग ने दावा किया कि अगले 2 दिन तक इससे राहत भी नहीं मिलने वाली। पूरे दिन सूरज नहीं निकला था और आज भी मुश्किल है। ऐसे में लोग जो है वो केवल अलाव तापते जो नजर आ रहे हैं। ऐसे ही हालात चुरू में भी देखने को मिले, जहां सारे शहर पर ओस और कोहरे की चादर बिछ गई। लोगों ने इससे बचने के लिए अलाव का सहारा लिया, तो वहीं जैसलमेर को भी इस कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया। सिटी से बाहर निकलते ही कोहरा इतना होता है कि 40 से 50 मीटर पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। जैसलमेर में तो सड़कों पर दिन में अंधेरा छा गया। वहां चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया और चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। ये पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा और पहली ही बार में उसने चंडीगढ़ में जीत के झंडे गाड़ दिए। उसने दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ दिया और नगर निगम की 35 में 14 सीटें जीतकर नंबर 1 पर रही, जिसकी खुशी चंडीगढ़ से दिल्ली तक मनाई गई। जीत की खबर आते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ढोल बजने लगे और मिठाई के डब्बे खुल गए। पार्टी कार्यकर्ता पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ फतेह की अहमियत समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मनीष सिसोदिया ने तो ये इशारा भी कर दिया कि चंडीगढ़ की जीत पंजाब चुनाव का ट्रेलर है। विधानसभा चुनाव में तो पंजाब के लोगों का मन वैसे ही बना हुआ है कि अब एक बार मौका केजरीवाल जी को देना है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के लिए 24 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और लोगों ने 200 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया था, लेकिन जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने सभी को चौंका दिया और पूरी बाजी ही पलट दी। इन नतीजों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही, उन्हें भावुक भी कर दिया। रिजल्ट के बाद उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, मुंह मीठा कराया और जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सभी को हैरान तो किया ही, उसके प्रत्याशी दमनप्रीत सिंह ने मेयर और बीजेपी उम्मीदवार रविकांत शर्मा को भी मात दे दी। मेयर साहब ने हमारे वार्ड में विकास के कार्य किए होते तो शायद आज वो जीत रहे होते, बट उन्होंने कोई काम नहीं करा। चंडीगढ़ नगर निगम के 2016 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बिल्कुल अलग थे और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन में चौतरफा मुकाबला रहा और नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी ने 35 वार्ड में 14 और बीजेपी ने 12 सीटें जीती, जबकि पंजाब की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। उसके खाते में 8 और अकाली दल के खाते में केवल 1 सीट आई। 2016 के चुनाव में बीजेपी सबसे आगे थी। पिछली बार 26 वार्ड पर चुनाव हुए थे और बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को इस बार से आधी सीटें मिली, यानी उसे सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली, जबकि अकाली दल को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार सियासी कहानी उल्टी है, न कांग्रेस और न ही बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पर इन सबके बीच मेयर के पद पर पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। मेयर बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 19 वोटों की जरूरत है, जो फिलहाल किसी के पास नहीं है। सियासी गणित के हिसाब से बीजेपी को एक बात का फायदा मिल सकता है और वो है चंडीगढ़ में बीजेपी का सांसद होना, क्योंकि मेयर के चुनाव में 1 वोट स्थानीय सांसद का भी होता है। मतलब यह कि अगर बीजेपी को चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाना है तो उसे 18 वोट चाहिए, जबकि निगम में अपना मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को 19 वोट जुटाने की जरूरत है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मेट्टुपालयम इलाके में एक ट्रक ने यात्रियों से भरी एक बस को टक्कर मार दी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बस और ट्रक एक दूसरे के बगल से गुजरते दिखाई दिए। बस के आगे बढ़ते ही वहां एक दूसरा ट्रक भी नजर आया, जिसने बाईं तरफ मुड़ने की जल्दबाजी में रफ्तार बढ़ाई और सीधे जाकर बस में घुस गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस वहीं पलट गई। जैसे ही यह हादसा हुआ, वहां मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े, जिन्होंने बस का कांच तोड़कर लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि बस में उस वक्त कई यात्री मौजूद थे, जिन्हें काफी चोटें आईं। रूस यूक्रेन विवाद में नाटो ने रूस को 12 जनवरी को बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और जल्द इस पर फैसला लेगा। असल में रूस के लगभग 1 लाख सैनिक पड़ोसी यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर तैनात है, इसलिए यूक्रेन और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को डर है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वहीं रूस का कहना है कि इस फसाद को हवा देने के लिए अमेरिका और नेटो जिम्मेदार है। उसका आरोप है कि यूक्रेन और नेटो की बढ़ती नजदीकियों की वजह से बात बिगड़ी, बल्कि वो यहां तक कह चुका है कि वो अमेरिका के आक्रामक रवैये का जवाब देने से भी नहीं चूकेगा। मामले को सुलझाने के लिए पिछले हफ्ते रूस ने अपनी सुरक्षा से जुड़ी मांगों की एक लिस्ट पर उसने बातचीत भी की, उम्मीद जताई थी
अब नेटो ने उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए रूस को प्रस्ताव भेजा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, साथ ही नेटो पूर्वी यूरोप और यूक्रेन में अपनी गतिविधियां बंद कर दे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर ये डॉक्टर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हड़ताली डॉक्टरों ने दिल्ली में आईटीओ के पास जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों की पुलिस से झड़प भी हुई। डॉक्टरों ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस पर महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर वहां से ले गई। मारा भी है, पीटा भी है, लातों से, घुसों से, और डिटेन करके यहाँ पे हमारे कोडा के और सारे डॉक्टरों को भी लेके गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने दावा किया कि काउंसलिंग में देरी की वजह से पीजी फर्स्ट ईयर के छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा और इसी वजह से वो रोजाना 18 घंटे से ज्यादा काम करने को मजबूर हैं। सांप से काटे जाने के बाद अस्पताल से इलाज करवाकर लौटे सलमान खान ने पनवेल फार्म हाउस में अपना 56वां जन्मदिन मनाया। 2 दिन पहले इसी फार्म हाउस पर एक सांप ने उन्हें डस लिया था और उनके ठीक होने की खबर मिलते ही कुछ लोग सलमान के बांद्रा वाले घर पर जन्मदिन का जश्न मनाने पहुंच गए। इन लोगों ने वहां सलमान के नाम का केक काटा, लेकिन सलमान खान ने बांद्रा में नहीं बल्कि पनवेल फार्म हाउस में अपना जन्मदिन मनाया और पार्टी के बाद बाहर आकर लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस दौरान सलमान सांप से काटे जाने का जिक्र करना भी नहीं भूले। टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है। पनवेल फार्म हाउस में सलमान के जन्मदिन की पार्टी में हिंदी फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियां भी पहुंची। ब्राजील के उत्तर पूर्वी राज्य बाहिया से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां एक शहर टापू में तब्दील हो गया। इसके पीछे की वजह थी 2 डैम का अचानक फूटना। इसके बाद तो तबाही की ऐसी तस्वीरें देखने की मिली कि सभी की सांसें अटक गईं। समंदर की तरह बहते पानी ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ बरसाती पानी जबरदस्त उफान मारता दिखाई दिया। इसने सब कुछ डुबो दिया। कुछ घर पानी में डूब गए तो कुछ के घर के अंदर पानी ने दस्तक दी। सब तबाह हो गया। वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नाव की मदद से लोगों को निकालने के लिए कई टीमें जुटी नजर आईं। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए तैरते नजर आए, तो वहीं हालातों का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर को भी मौके पर तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। खबर है कि हमलावर आतंकी एक कार में आए और हमला करने के बाद मौके से भाग निकले, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और फरार आतंकियों की तलाश तेज कर दी। साथ ही कुछ देर के लिए उस इलाके की एक सड़क पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। बताया गया कि कार से आए आतंकियों ने पहले सीआरपीएफ के बंकर पर फायरिंग की और फिर ग्रेनेड फेंककर भाग निकले, जिनको पकड़ने के मकसद से हथियारों से लैस जवान कुछ बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे। इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली। दिल्ली के मंगोलपुरी से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जूता बनाने वाली एक 3 मंजिला फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसने कुछ ही देर में फैक्ट्री के निचले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में धधकती फैक्ट्री के अंदर से एक कर्मचारी अपनी जान बचाते हुए बाहर निकलता दिखा। आग कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा वहां से उठ रहे धुएं के गुबार को देखकर ही लगाया जा सकता था। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन लपटें इस तरह कहर बरपा रही थीं कि दमकल कर्मियों का फैक्ट्री के अंदर जाना मुश्किल हो गया। हालांकि फैक्ट्री के कर्मचारियों की मदद से उसमें रखी चीजों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया और पास की दूसरी फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया। बताया गया कि जूता बनाने के काम में इस्तेमाल होने वाला केमिकल, रबर और प्लास्टिक भी उस फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन तब तक उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक रिहायशी इलाके में एक मकान में भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते लपटे मकान के ऊपरी हिस्से में फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि मकान का ऊपरी हिस्सा धधकता नजर आया, जबकि काले धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग बुझाई जाती काफी हिस्सा यहां पर मकान का जल चुका था।
हालांकि इस मकान में रहने वाले लोग सही सलामत बच गए। आग लगने के पीछे की वजह की जानकारी जुटाई जा रही है। बीजेपी ने 3 दलों का गठबंधन बनाकर पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया, जिसमें बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का साथ मिला। और तीनों दलों के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। और इस बैठक में तीनों दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो पंजाब में गठबंधन की तरफ से हर दल के लिए सीटों की पहचान और संख्या तय करेगी, जिसके बाद गठबंधन का साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। 19 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद भी देश के कई शहरों में लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे हालात तब हैं जब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद अलग अलग शहरों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। गुजरात के महसाणा में बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने पदयात्रा निकाली तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उसमें जुट गई, जिसमें कोरोना नियमों का मजाक बनता दिखाई दिया। इस भीड़ पर ड्रोन से फूलों की बारिश भी की गई। इस दौरान कई लोग आसपास के मकानों की छतों पर भी दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें वडोदरा से भी सामने आईं। वहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान हॉल में जिन सीटों पर कोरोना के खतरे की वजह से बैठने पर रोक लगाई गई थी, उन पर भी लोग बैठे नजर आए। वहीं सुरेंद्रनगर जिले में सरपंचों का एक कार्यक्रम रखा गया, लेकिन वहां भी एक साथ कई लोग दिखाई दिए। इस बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर बोटाद से सामने आई। वहां एक दिन पहले एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, और जब ये मैच खत्म हुआ तब जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में बैठे सैकड़ों दर्शक मैदान में आ गए, और इसके बाद उन्होंने मैदान में ही काफी देर तक डांस किया। गुजरात के अलावा कोलकाता में भी ओमिक्रॉन के खतरे को नजरअंदाज किया गया, और वहां 2 दिन पहले क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ जुट गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि इस त्योहार के लिए एक इलाके में खास तैयारी की गई थी। वहां की इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां जुटे थे। इसी तरह देश के कई दूसरे शहरों में भी कोरोना के खतरे की अनदेखी की तस्वीरें सामने आई। यूपी के फर्रुखाबाद से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक चलती ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन जैसे ही हथियापुर पहुंची तो उसमें भीषण आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर और गार्ड ने फौरन समझदारी दिखाते हुए आग में घिरे इस डिब्बे को ट्रेन से काटकर अलग कर दिया, और आग लगने की खबर फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रेन के गार्ड ने बताया कि जिस डिब्बे में आग लगी उसमें कोई भी यात्री नहीं था। शुरुआती जांच के आधार पर बैटरी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। स्पेन के लापाल्मा टापू पर फटे ज्वालामुखी को तकरीबन 90 दिन हो गए, लेकिन वहां का मंजर बदलने का नाम नहीं ले रहा। ज्वालामुखी से निकले लावे ने कई इलाकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे निपटने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। और अब वहां से आई ताजा तस्वीर उसकी राख से मची तबाही का सबूत देती दिखी। पूरे शहर पर लगी कालिक को देखने के लिए सेना को ड्रोन कैमरे की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद शुरू हुआ उसकी सफाई का काम। कई जवानों ने मिलकर कारी राख को वहां से अलग किया, तब जाकर एक घर की सूरत दिखाई दी। इसके बाद उसे एक जगह पर इकट्ठा किया गया और फिर वहां से मशीन की मदद से हटाया गया। वहां मौजूद जवानों ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इस परत की मोटाई भी नापी, जिसके बाद राख के काले पहाड़ पर चलते हुए वो लोग इससे निपटने के लिए आगे की रणनीति बनाते दिखे। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर के कासना में बीजेपी के जन विश्वास कार्यक्रम में पार्टी के ही विधायक के खिलाफ नारे लगे, जिसके बाद कार्यक्रम में खूब बवाल हुआ। ये सारा हंगामा मंच पर हुआ, और वो भी बीजेपी सांसद महेश शर्मा के सामने। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ नारे लगाने लगे। ये सारा तमाशा जब हद पार करने लगा तो महेश शर्मा से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़े और मंच पर मौजूद शख्स के हाथ से माइक छीनने लगे। महेश शर्मा ने माइक तो छीन लिया, लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी। एक शख्स को जैसे तैसे चुप कराया गया तो दूसरे शुरू हो गए, और उन्होंने बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ नारे लगाने जारी रखे।
जिसके बाद महेश शर्मा ने आओ देखा ना ताओ और मंच पर चढ़ गए। इस बीच उनके समर्थक हंगामा करने वालों को वहां से हटाने में जुटे रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। नारेबाजी करने वाले कुछ ही लोग वहां से हटे। नौबत यह आ गई कि महेश शर्मा खुद हार मानकर मंच से उतरकर चले गए, जिसके बाद ऐसा लगा कि धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ नारे लगाने वालों को मनमानी करने की छूट मिल गई हो। उन्होंने फिर से बवाल करना शुरू कर दिया, जो बीजेपी सांसद के वहां से जाने के बाद भी चलता रहा। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच न्यूयॉर्क में कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों की तादाद अचानक काफी बढ़ गई है। वहां न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने जो बयान जारी किया उसने हर तरफ खलबली मचा दी। बताया गया कि न्यूयॉर्क शहर में बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन रेट यानी उनकी अस्पताल में भर्ती दर होने की जो रफ्तार है 4 गुना तक बढ़ गई है और इनमें लगभग आधे बच्चे 5 साल से भी कम उम्र के हैं। और इतनी कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन अभी तक बनी नहीं। अमेरिका के टेक्सास राज्य में भी बच्चों के तेजी से कोरोना की चपेट में आने की खबरें हैं। वहीं एक और अहम खबर जो सामने आ रही है वो ये कि ज्यादातर वही बच्चे अस्पताल में एडमिट हुए जिनके माता पिता ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ये खबर बहुत बड़ी है, डराने वाली है, सावधान करने वाली है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना के फैलने के बाद से ही पूरी दुनिया में ये देखा गया था कि बच्चे जल्द कोरोना की चपेट में नहीं आ रहे थे और जो आ भी रहे थे उनकी तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ रही थी। लेकिन न्यूयॉर्क से आई इस खबर ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिका में एक दिन पहले लगभग 1500 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द करनी पड़ी और ऐसा वहां पर लगातार तीसरे दिन हुआ। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कई एयरपोर्ट का जो स्टाफ है, क्रू मेंबर है, वो कोरोना से पीड़ित हैं। और इसलिए यह खबर काफी डराने वाली है क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन रेट यानी कि उनकी अस्पताल में भर्ती होने की जो दर है 4 गुना तक बढ़ गई है। और इससे भी परेशानी की खबर यह है कि इनमें जो ज्यादातर बच्चे हैं वो 5 साल से भी कम उम्र के हैं और इतनी कम उम्र में बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में भी बच्चों के तेजी से कोरोना की चपेट में आने की खबरें हैं। वहीं एक और बात जो कि काफी खास है, ज्यादातर बच्चे वही अस्पताल में एडमिट हुए, कोरोना का शिकार हुए जिनके माता पिता ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। यह खबर वाकई बहुत बड़ी है, सावधान करवाने वाली खबर है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना के फैलने के बाद से ही पूरी दुनिया में यह देखा गया था कि बच्चे जल्द कोरोना से बीमार नहीं पड़ते और पड़ते भी हैं तो उनकी तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ती। लेकिन न्यूयॉर्क से आई यह खबर वहां लोगों में दहशत फैला रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिका में एक दिन पहले लगभग 1500 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द तक करनी पड़ी। तीसरे दिन लगातार यह तस्वीर सामने आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई एयरपोर्ट का जो स्टाफ है, क्रू मेंबर है, वो कोरोना की चपेट से इस वक्त जूझ रहा है। राजस्थान के अजमेर में गुर्जर समुदाय के लोगों ने नए साल पर रिलीज के लिए तैयार फिल्म पृथ्वीराज के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सम्राट पृथ्वीराज की जिंदगी पर बनी फिल्म में तथ्यों से खिलवाड़ का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में कलेक्टर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दफ्तर के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद विरोध पर उतारू लोगों ने सड़क को बंद कर दिया। गुर्जर समाज के लोगों का गुस्सा फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद फूटा। फिल्म में पृथ्वीराज का रोल अक्षय कुमार निभा रहे हैं, जिसमें सम्राट के युद्ध कौशल की झलक दिखाई गई है। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। फिल्म पृथ्वीराज में संजय दत्त और सोनू सूद भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज सुधार समिति नाम के संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने पृथ्वीराज चौहान के भगवान देव नारायण के वंशज होने का दावा किया और फिल्म की रिलीज से पहले गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों और इतिहासकारों को दिखाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों के एक दल ने कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन तेज करने की धमकी दी। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बाद अब चीन की नजर बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर है। खबर है कि चीन के 230 से ज्यादा एक्सपर्ट अगले महीने बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस का दौरा कर सकते हैं, जिसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी और उसे बनाने का काम अब भी जारी है। बताया गया कि चीनी अधिकारियों का यह दौरा 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच हो सकता है। खबर तो यह भी है कि बांग्लादेश के सबमरीन बेस को तैयार करने में चीन मदद कर रहा है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच पिछले कुछ साल में कई अहम बैठकें भी हो चुकी हैं। यही नहीं, चीन बांग्लादेश को टैंक और लड़ाकू विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण भी दे रहा है। चीन ने इसी तरह की चालाकी पाकिस्तान में भी दिखाई थी, जहां ग्वादर बंदरगाह को बनाने में मदद करने के बाद उसने उसे अपनी नौसेना के बंदरगाह के लिए तैयार करना शुरू कर दिया।
कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी खतरनाक बनता जा रहा है। ओमिक्रॉन अब तक 20 राज्यों में फैल चुका है और देश के अंदर अब तक इसके 650 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 167 मरीज अब तक मिल चुके हैं, तो वहीं दिल्ली दूसरे नंबर पर है जहां ओमिक्रॉन के अब तक 142 मामले सामने आए। वहीं मणिपुर में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा गुजरात में 73, तेलंगाना में 55, केरल में 57 और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 46 मरीज मिल चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान रविवार को ही कर दिया गया था। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 331 नए कोरोना के केस मिले और एक मरीज की जान तक गई। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 1289 हो चुकी है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 142 पहुंच चुकी है। फिर से जी मतलब दिल्ली का माल नहीं लाएंगे, बाहर का ले आएंगे। बाहर तो चालू रहेगा ना, बंद हो जाएगा जी, अपने घरे रहेंगे। जो नुकसान ही है जी, मतलब घरे रहने में तो बच्चे के जी कुछ बैलेंस है उसमें घर में से ही खा लेंगे जी। डर है ना सर, सबसे बड़ा डर तो यही है कि काम बंद हो जाएगा। वही होगी जो पहले हो रही थी, फिर भूखे मरने लगेंगे। बहुत प्रॉब्लम आई थी सर, भूखे पैसे भी नहीं मिल रहे थे, भूखे मर रहे थे। मालिक कब तक सहारा करेंगे, मालिकों के पास होगा तब तक ही तो देंगे। तो हमें दिक्कत होगा खाने पीने में, घर पर बच्चे हैं, माँ है। अच्छा, दिक्कत होगी। यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, यहाँ अकेले। कर्फ्यू लगने से डर तो है ही, क्योंकि हम सबको काम आते हैं तो खाते हैं। गरीब हूँ, गाँव से यहाँ आया हूँ कमाने के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज सुबह 11 बजे सभी राज्यों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस पर चर्चा होगी। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि नई गाइडलाइंस के तहत किस तरह से बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाए। 4 सदस्यीय केंद्रीय स्वास्थ्य टीम 3 दिन के बिहार दौरे पर है। केंद्रीय टीम ने कल पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की। बैठक में बिहार में संभावित कोरोना की तीसरी लहर और धीमी टीकाकरण की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में बिहार के स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारी शामिल रहे। बैठक के पहले दिन में केंद्रीय स्वास्थ्य टीम ने 2 केंद्रों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिले के सिविल सर्जन भी जुड़े। मुख्य रूप से हमारी तैयारी कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां पर कोई सपोर्ट की आवश्यकता है और उससे संबंधित बातचीत, तो दिस इज आज इसी बैठक हुई है। 2-3 क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए फिर सर से डिस्कशन के बाद वो डिस्ट्रिक्ट हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहीं पे वैक्सीनेशन की कोई दिक्कत है, कहीं पे आपको बेड्स की कोई दिक्कत आ रही है या कुछ इस तरह की संभावना है या कहीं पे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। तो ये 2-3 क्राइटेरिया को मिला के फिर जो हायर ऑफिसर है उनसे बात करके फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करेंगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम पहले से प्रिपेयर होकर रहें। ब्रेक के बाद लौटते हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया। इसके अलावा केरल में भी गुरुवार से रविवार तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को खत लिखा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के पिछले दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने को कहा गया। जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जम्मू में हुए इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई कारोबारी हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इससे राज्य में विकास और रोजगार के कई मौके भी बढ़ेंगे। खबर है कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 दिन बढ़ा सकती है।
अभी ये तारीख 31 दिसंबर है। यूपी के आगरा में आरएसएस कार्यकर्ताओं से मारपीट के 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि एक दिन पहले कुछ लोगों ने आरएसएस से जुड़े एक स्कूल पर हमला किया था, जिसके बाद आरएसएस और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने वहां के लोहा मंडी थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। संघ का जो काम देखते हैं, उनके साथ कुछ अवांछित तत्वों ने वहां आकर मारपीट को विश्वास की घटनाएं अंजाम दिया है। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस भी हरकत में आ गई और आरोपियों पर शिकंजा कस दिया। मुकदमा पंजीकरण कल किया गया था मारपीट के संबंध में। उस संबंध में लोगों को चिन्हित करके 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी 6 जनवरी को यूएई के दौरे पर जाएंगे, जहां वो दुबई एक्सपो में हिस्सा लेंगे। इस एक्सपो के दौरान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल भी दिखाया जाएगा। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हुई बारिश के बाद कई जिलों को कोहरे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसकी एक तस्वीर सीकर से सामने आई। वहां कोहरे की वजह से देख पाना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि वहां बीते 48 घंटे में जबरदस्त बारिश हुई और मौसम विभाग ने दावा किया कि अगले 2 दिन तक इससे राहत भी नहीं मिलने वाली। पूरे दिन सूरज नहीं निकला था और आज भी मुश्किल है। ऐसे में लोग जो है वो केवल अलाव तापते जो नजर आ रहे हैं। ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीयूष जैन पर 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है और उस पर जीएसटी की धारा 132A लगाई गई है। 22 दिसंबर को कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था। छापेमारी में अभी तक 250 करोड़ से ज्यादा कैश, 100 करोड़ के गहने मिल चुके हैं और अभी भी पैसों की गिनती जारी है। कानपुर में उसके घर पर छापेमारी के बाद कन्नौज में उसकी एक फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया, जहां एक तहखाने से 17 करोड़ कैश बरामद किया गया। 25 किलो सोना निकला और 6 करोड़ रुपए का 600 किलो का चंदन का तेल भी बरामद किया गया। खबर है कि जो सोना बरामद हुआ उस पर विदेशी मोहर लगी है, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले, जिनकी जांच जारी है। 26 दिसंबर को पीयूष जैन को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है कि पीयूष जैन से पूछताछ में अधिकारियों को कई अहम सबूत मिले। डीजीजीआई ने दावा किया कि पूछताछ में पीयूष जैन ने माना कि उसके घर से जो नकदी बरामद हुई वो जीएसटी के भुगतान के बिना माल की बिक्री से जुड़ी है। 22 दिसंबर को जिस वक्त पीयूष जैन ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई थी, उस वक्त वो अपने पिता के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद था। हालांकि जांच टीम के बुलाने पर पीयूष जैन को कानपुर लौटना पड़ा था। अभी तक ये जो थे ये पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में सीआरपीसी की ये व्यवस्था है कानून की कि आप विदिन 24 आवर पुलिस से ले जा करके जुडिशरी कस्टडी में इनको देंगे। तो इन्होंने अदालत में पेश किया और ये कहा कि साहब एविडेंस चल रहा है, हमें तमाम एविडेंस कलेक्ट करने हैं, तो 14 दिन की इनको न्यायिक हिरासत दीजिए। बेल की प्रक्रिया अभी ये विंटर वेकेशन चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए। 1-2 तारीख को कोर्ट खुलेगा तब मैं उससे आगे बढ़ूंगा। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन टैक्स चोरी के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन वकील सुधीर कुमार मालवीय ने पीयूष जैन की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी रिमांड में अभी तक हमारे क्लाइंट थे, उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में हमें दिया जाए। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया लीगल पॉइंट से कि साहब इस समय आप चूंकि 20 तारीख से आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हैं और हमारे अभियुक्त को, हमारे क्लाइंट को अंडर कस्टडी आप किए हुए हैं, ये लीगल नहीं है। कायदे से आपको चाहिए था कि जिस समय गिरफ्तारी आप दिखाते हैं आपको 24 आवर कोर्ट में पेश करना चाहिए। आप गिरफ्तारी दिखा रहे हैं 26 तारीख की, रखे 20 तारीख से, तो इनलीगल आप तरीके से काम कर रहे हैं, चीजें आपने कलेक्ट कर रहे हैं अपने मनमाफिक तरीके से और हमारा क्लाइंट इसमें पूरी तरीके से ये कह सकते हैं उसके खिलाफ एविडेंस अभी कुछ है नहीं। सिर्फ 500 करोड़ 350 करोड़ 400 करोड़ इतना पैसा निकाल, ये आरोप है, आरोप तो तमाम लगते हैं। अब मैं पेपर्स देखूं इन्होंने किस एविडेंस पे क्या पुख्ता प्रमाण है, मैं उसके बिना पे कोई जवाब इस संबंध में नहीं दे सकता। फिलहाल अब उनको क्या जेल भेज दिया गया 14 दिन और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उनके पेपर्स की स्टडी करेंगे सारी कॉपीज लेकर के और फिर बेल पे जाएंगे हम लोग उसको तैयारी करके। इत्र कारोबारी पीयूष जैन टैक्स चोरी के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया। कई जांच एजेंसियां स्थन कुबेर की संपत्तियों की जांच में जुटी हुई हैं। खबर यह भी है कि इस मामले में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है।
पीयूष जैन के ठिकानों से करोड़ों के कैश की बरामदगी हुई और अभी भी नोटों की गिनती जारी है। ऐसे में ईडी पीयूष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। ये बात भी सामने आई कि ईडी पीयूष जैन और उसके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स खंगाल रही है ताकि करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी और पैसों के पूरे लेन देन के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन की आड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। प्रयागराज में उन्होंने कहा कि यह पैसा गरीबों का पैसा है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस के नेता जनता को लूटकर घर बनवाते थे, वही पैसा आज दीवारों से निकल रहा है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवालों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। पहले पैसा आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे, पहले पैसा कहां चला जाता था? ये गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से करोड़ों रुपए जब्त होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब जनता को समझ आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। अब ये स्पष्ट हो गया है ये कौन सा समाजवाद है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है और वो इत्र बनाकर फिर सत्ता लाने के लिए उपयोग में की जाती है। आज इनकी दीवारों में वो खून सड़ रहा है, जहां से भी खुरच रहे हैं वहीं से नोट बरस रहे हैं सब समाजवादियों इत्र के। हालांकि अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह दावा किया कि कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुशी है कई चैनल उसके गांव, घर और मोहल्ले तक पहुंचे, उन्होंने पूरा दिखाया कि समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया और चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। ये पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा और पहली ही बार में उसने चंडीगढ़ में जीत के झंडे गाड़ दिए। उसने दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ दिया और नगर निगम की 35 में 14 सीटें जीतकर नंबर 1 पर रही, जिसकी खुशी चंडीगढ़ से दिल्ली तक मनाई गई। जीत की खबर आते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ढोल बजने लगे और मिठाई के डब्बे खुल गए। पार्टी कार्यकर्ता पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ फतेह की अहमियत समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मनीष सिसोदिया ने तो ये इशारा भी कर दिया कि चंडीगढ़ की जीत पंजाब चुनाव का ट्रेलर है। विधानसभा चुनाव में तो पंजाब के लोगों का मन वैसे ही बना हुआ है कि अब एक बार मौका केजरीवाल जी को देना है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के लिए 24 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और लोगों ने 200 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया था, लेकिन जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने सभी को चौंका दिया और पूरी बाजी ही पलट दी। इन नतीजों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही, उन्हें भावुक भी कर दिया। रिजल्ट के बाद उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, मुंह मीठा कराया और जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सभी को हैरान तो किया ही, उसके प्रत्याशी दमनप्रीत सिंह ने मेयर और बीजेपी उम्मीदवार रविकांत शर्मा को भी मात दे दी। मेयर साहब ने हमारे वार्ड में विकास के कार्य किए होते तो शायद आज वो जीत रहे होते, बट उन्होंने कोई काम नहीं करा। चंडीगढ़ नगर निगम के 2016 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था,
लेकिन इस बार सियासी समीकरण बिल्कुल अलग थे और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन में चौतरफा मुकाबला रहा और नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी ने 35 वार्ड में 14 और बीजेपी ने 12 सीटें जीती, जबकि पंजाब की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। उसके खाते में 8 और अकाली दल के खाते में केवल 1 सीट आई। 2016 के चुनाव में बीजेपी सबसे आगे थी। पिछली बार 26 वार्ड पर चुनाव हुए थे और बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को इस बार से आधी सीटें मिली, यानी उसे सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली, जबकि अकाली दल को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार सियासी कहानी उल्टी है। न कांग्रेस और न ही बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पर इन सबके बीच मेयर के पद पर पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। मेयर बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 19 वोटों की जरूरत है, जो फिलहाल किसी के पास नहीं है। सियासी गणित के हिसाब से बीजेपी को एक बात का फायदा मिल सकता है और वो है चंडीगढ़ में बीजेपी का सांसद होना, क्योंकि मेयर के चुनाव में 1 वोट स्थानीय सांसद का भी होता है। मतलब यह कि अगर बीजेपी को चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाना है तो उसे 18 वोट चाहिए, जबकि निगम में अपना मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को 19 वोट जुटाने की जरूरत है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मेट्टुपालयम इलाके में एक ट्रक ने यात्रियों से भरी एक बस को टक्कर मार दी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बस और ट्रक एक दूसरे के बगल से गुजरते दिखाई दिए। बस के आगे बढ़ते ही वहां एक दूसरा ट्रक भी नजर आया, जिसने बाईं तरफ मुड़ने की जल्दबाजी में रफ्तार बढ़ाई और सीधे जाकर बस में घुस गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस वहीं पलट गई। जैसे ही यह हादसा हुआ, वहां मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े, जिन्होंने बस का कांच तोड़कर लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि बस में उस वक्त कई यात्री मौजूद थे, जिन्हें काफी चोटें आईं। रूस यूक्रेन विवाद में नेटो ने रूस को 12 जनवरी को बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और जल्द इस पर फैसला लेगा। असल में रूस के लगभग 1 लाख सैनिक पड़ोसी यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर तैनात हैं। इसलिए यूक्रेन और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को डर है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वहीं रूस का कहना है कि इस फसाद को हवा देने के लिए अमेरिका और नेटो जिम्मेदार है। उसका आरोप है कि यूक्रेन और नेटो की बढ़ती नजदीकियों की वजह से बात बिगड़ी, बल्कि वो तो यहां तक कह चुका है कि वो अमेरिका के आक्रामक रवैये का जवाब देने से भी नहीं चूकेगा। मामले को सुलझाने के लिए पिछले हफ्ते रूस ने अपनी सुरक्षा से जुड़ी मांगों की एक लिस्ट पर बातचीत भी की। उम्मीद जताई गई है अब नेटो ने उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए रूस को प्रस्ताव भेजा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, साथ ही नेटो पूर्वी यूरोप और यूक्रेन में अपनी गतिविधियां बंद कर दे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर ये डॉक्टर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हड़ताली डॉक्टरों ने दिल्ली में आईटीओ के पास जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों की पुलिस से झड़प भी हुई। डॉक्टरों ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस पर महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर वहां से ले गई। मारा भी है, पीटा भी है, लातों से, घुसों से, और डिटेन करके यहाँ पे हमारे फोड़ा के और सारे डॉक्टरों को भी लेके गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने दावा किया कि काउंसलिंग में देरी की वजह से पीजी फर्स्ट ईयर के छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा और इसी वजह से वो रोजाना 18 घंटे से ज्यादा काम करने को मजबूर हैं। सांप से काटे जाने के बाद अस्पताल से इलाज करवाकर लौटे सलमान खान ने पनवेल फार्म हाउस में अपना 56वां जन्मदिन मनाया। 2 दिन पहले इसी फार्म हाउस पर एक सांप ने उन्हें डस लिया था और उनके ठीक होने की खबर मिलते ही कुछ लोग सलमान के बांद्रा वाले घर पर जन्मदिन का जश्न मनाने पहुंच गए। इन लोगों ने वहां सलमान के नाम का केक काटा, लेकिन सलमान खान ने बांद्रा में नहीं बल्कि पनवेल फार्म हाउस में अपना जन्मदिन मनाया और पार्टी के बाद बाहर आकर लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस दौरान सलमान सांप से काटे जाने का जिक्र करना भी नहीं भूले। टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है। पनवेल फार्म हाउस में सलमान के जन्मदिन की पार्टी में हिंदी फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियां भी पहुंची।
ब्राजील के उत्तर पूर्वी राज्य बाहिया से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक शहर टापू में तब्दील हो गया और इसके पीछे की वजह थी 2 डैम का अचानक फूटना। इसके बाद तबाही की ऐसी तस्वीरें दिखी कि सांसें अटक गईं। समंदर की तरह बहते पानी ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ बरसाती पानी जबरदस्त उफान मारता दिखाई दिया। इसने कुछ घरों को डुबो दिया तो कुछ के अंदर दस्तक दे दी। वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नाव की मदद से लोगों को निकालने के लिए कई टीमें कड़ी मशक्कत करती नजर आई। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैरते भी नजर आए, तो वहीं हालातों का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर को भी मौके पर तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। खबर है कि हमलावर आतंकी एक कार में आए और हमला करने के बाद मौके से भाग निकले, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और फरार आतंकियों की तलाश तेज कर दी। साथ ही कुछ देर के लिए उस इलाके की एक सड़क पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। बताया गया कि कार से आए आतंकियों ने पहले सीआरपीएफ के बंकर पर फायरिंग की और फिर ग्रेनेड फेंककर भाग निकले, जिनको पकड़ने के मकसद से हथियारों से लैस जवान कुछ बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे। इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली। दिल्ली के मंगोलपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जूता बनाने वाली एक 3 मंजिला फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसने कुछ ही देर में फैक्ट्री के निचले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में धधकती फैक्ट्री के अंदर से एक कर्मचारी अपनी जान बचाते हुए बाहर निकलता दिखा। आग कितनी भयंकर थी, इसका अंदाजा वहां से उठ रहे धुएं के गुबार को देखकर ही लगाया जा सकता था। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन लपटें इस तरह कहर बरपा रही थीं कि दमकल कर्मियों का फैक्ट्री के अंदर जाना मुश्किल हो गया। हालांकि फैक्ट्री के कर्मचारियों की मदद से उसमें रखी चीजों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया और पास की दूसरी फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया। बताया गया कि जूता बनाने के काम में इस्तेमाल होने वाला केमिकल, रबर और प्लास्टिक भी उस फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन तब तक उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक रिहायशी इलाके में मौजूद एक मकान में भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते लपटे मकान के ऊपरी हिस्से में फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि ऊपरी हिस्सा धधकता नजर आया, जबकि काले धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक मकान का काफी हिस्सा जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि मकान में रहने वाले लोग सही सलामत हैं। आग लगने के पीछे की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं। बीजेपी ने 3 दलों का गठबंधन बनाकर पंजाब विधानसभा चुनावों में उतरने का ऐलान कर दिया, जिसमें बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का साथ मिला। और तीनों दलों के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। और इस बैठक में तीनों दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो पंजाब में गठबंधन की तरफ से हर दल के लिए सीटों की पहचान और संख्या तय करेगी, जिसके बाद गठबंधन का साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। 19 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद भी देश के कई शहरों में लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे हालात तब हैं जब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद अलग अलग शहरों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। गुजरात के महसाणा में बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने पदयात्रा निकाली तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उसमें जुट गई, जिसमें कोरोना नियमों का मजाक बनता दिखाई दिया। इस भीड़ पर ड्रोन से फूलों की बारिश भी की गई। इस दौरान कई लोग आसपास के मकानों की छतों पर भी दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें वडोदरा से भी सामने आई। वहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान हॉल में जिन सीटों पर कोरोना के खतरे की वजह से बैठने पर रोक लगाई गई थी, उन पर भी लोग बैठे नजर आए। वहीं सुरेंद्रनगर जिले में सरपंचों का एक कार्यक्रम रखा गया, लेकिन वहां भी एक साथ कई लोग दिखाई दिए। इस बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर बोटाद से सामने आई। वहां एक दिन पहले एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था और जब ये मैच खत्म हुआ तब जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में बैठे सैकड़ों दर्शक मैदान में आ गए और इसके बाद उन्होंने मैदान में ही काफी देर तक डांस किया। गुजरात के अलावा कोलकाता में भी ओमिक्रॉन के खतरे को नजरअंदाज किया गया और वहां 2 दिन पहले क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ जुट गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
सामने आई तस्वीर में दिखा कि इस त्योहार के लिए एक इलाके में खास तैयारी की गई थी। वहां की इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां जुटे थे। इसी तरह देश के कई दूसरे शहरों में भी कोरोना के खतरे की अनदेखी की तस्वीरें सामने आई। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। लुधियाना की कोर्ट में हुए ब्लास्ट मामले में जर्मनी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामला, जानकारी मिल रही है कि जसविंदर सिंह मुल्तानी की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। सिख फॉर जस्टिस से यह आरोपी जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक न्यूज 18 के पंकज कपाही की यह खबर, सबसे बड़ी खबर लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जिसे लेकर अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जांच लगातार जारी है। लुधियाना धमाके का आरोपी गिरफ्तार किया गया और इस आरोपी का नाम जसविंदर बताया जा रहा है। पंकज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ ये बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी? देखिए, लगातार क्योंकि पंजाब में चुनाव है और किस तरह से कोई ऐसी एक्टिविटी दोबारा ना हो, इसीलिए पंजाब पुलिस जो है विदेशों में जो सरगर्म लोग हैं उनके संपर्क कहाँ है, कैसे हैं, वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और इसी मामले में अब जसविंदर सिंह मुल्तानी की गिरफ्तारी जो है वो जर्मनी पुलिस ने की है, क्योंकि जर्मनी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो पंजाब पुलिस का रहा था। और ये जसविंदर सिंह मुल्तानी, ये बताया जा रहा है, ये सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं कि जो लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, किस तरह से जो हथियार थे या जिस तरह से जो सामान था वो मुहैया करवाने में एक अहम रोल जो है जसविंदर सिंह जो जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है, कितनी पुख्ता है कि आरोपी ISI के इशारे पर काम कर रहा था और इसके साथ साथ सरहद पार से किस तरह से क्या एक्टिविटी रहेगी, इसमें एक बड़ा रोल जसविंदर सिंह मुल्तानी का रहा है। और पंजाब पुलिस भी अब कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश जो है वो इस समय। पंकज, इस बीच आपसे ये जानना चाहेंगे कि आरोपी ISI के इशारे पर काम करता था, ये खबर कितनी पुख्ता नजर आ रही है कि और कौन कौन लोग जो हैं पंजाब में जसविंदर सिंह मुल्तानी के संपर्क में हैं? पंकज, आरोपी ISI के इशारे पर काम करता था, ये खबर कितनी पुख्ता निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सिख फॉर जस्टिस जो पंजाब में बैन है, भारत में बैन है, वो किस तरह से ISI के संपर्क में है, किस तरह से ISI के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, इनका एक पूरा सर्कल है। जो विदेशों में गरम ख्याली लोग बैठे हुए हैं, वो सिख फॉर जस्टिस और ISI एक कोऑर्डिनेशन जो है उसका काम करता है। और पिछले दिनों में ये भी नजर आया था सिख फॉर जस्टिस के रिकॉर्डेड फोन भी जो है वो धमकियों भरे मुख्यमंत्री को आ रहे थे, कई सारे लोगों को आ रहे थे। तो ऐसे में एक तार जो है वो जुड़ा हुआ है सिख फॉर जस्टिस और ISI का, उसको इस समय देखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और आरोपी जसविंदर से कितने बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं, उसके लिए आप हमारे साथ पंकज बने रहिएगा। कुछ और सवालों के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 के पंकज कपाही के जरिए सामने आ रही है, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जसविंदर सिंह मुल्तानी की गिरफ्तारी। कई खुलासे इसके जरिए अब हो सकते हैं। सिख फॉर जस्टिस से यह आरोपी जुड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ISI के इशारे पर जसविंदर काम करता था। और सोचिए, लुधियाना धमाके का एक और आरोपी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। पंकज, एक बड़ी कामयाबी, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं? जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि पंजाब में चुनाव है और चुनाव के दिनों में दोबारा इस तरह से कोई घटना ना वापरे, और इसीलिए पंजाब में कौन कौन से लोग हैं और किस तरह से सरहद पार से पिछले दिनों में कई सारी खबरें आई थी कि टिफिन बॉम्ब जो है वो आ रहे हैं ड्रोन के जरिए, कोई और हथियार तो नहीं आए, कोई और ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं की जाएगी। तमाम इस समय जो इस शख्स से जसविंदर सिंह से जो है पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है, और पंजाब पुलिस की टीम भी जो है वो जर्मनी जो है वो जा सकती है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा पंकज, आपके जरिए आगे भी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो सिख फॉर जस्टिस से यह आरोपी जुड़ा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है। यूपी के फर्रुखाबाद से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक चलती ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन जैसे ही हथियापुर पहुंची तो उसमें भीषण आग लग गई। लपटें देखिए किस तरह से निकलने लगी। इसके बाद ड्राइवर और गार्ड ने फौरन समझदारी दिखाते हुए आग में घिरे इस डब्बे को ट्रेन से काटकर अलग कर दिया और आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दे दी गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रेन के गार्ड ने बताया कि जिस डिब्बे में आग लगी उसमें कोई भी यात्री सवार नहीं था। शुरुआती जांच के आधार पर बैटरी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। स्पेन के लापाल्मा टापू पर फटे ज्वालामुखी को तकरीबन 90 दिन हो गए, लेकिन वहां का मंजर बदलने का नाम नहीं ले रहा। ज्वालामुखी से निकले लावे ने
कई इलाकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे निपटने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। और अब वहां से आई ताजा तस्वीर उसकी राख से मची तबाही का सबूत देती दिखी। पूरे शहर पर लगी कालिक को देखने के लिए सेना को ड्रोन कैमरे की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद शुरू हुआ उसकी सफाई का काम। कई जवानों ने मिलकर कारी राख को वहां से अलग किया, तब जाकर एक घर की सूरत दिखाई दी। इसके बाद उसे एक जगह पर इकट्ठा किया गया और फिर वहां से मशीन की मदद से हटाया गया। वहां मौजूद जवानों ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इस परत की मोटाई भी नापी, जिसके बाद राख के काले पहाड़ पर चलते हुए वो लोग इससे निपटने के लिए आगे की रणनीति बनाते दिखे। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर के कासना में बीजेपी के जन विश्वास कार्यक्रम में पार्टी के ही विधायक के खिलाफ नारे लगे, जिसके बाद कार्यक्रम में खूब बवाल हुआ। ये सारा हंगामा मंच पर हुआ और वो भी बीजेपी सांसद महेश शर्मा के सामने। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ नारे लगाने लगे। ये सारा तमाशा जब हद पार करने लगा तो महेश शर्मा से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़े और मंच पर मौजूद शख्स के हाथ से माइक छीनने लगे। महेश शर्मा ने माइक तो छीन लिया, लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी। एक शख्स को जैसे तैसे चुप कराया गया तो दूसरे शुरू हो गए और उन्होंने बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ नारे लगाने जारी रखे, जिसके बाद महेश शर्मा ने आओ देखा ना ताओ और मंच पर चढ़ गए। इस बीच उनके समर्थक हंगामा करने वालों को वहां से हटाने में जुटे रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। नारेबाजी करने वाले कुछ ही लोग वहां से हटे। नौबत यह आ गई कि महेश शर्मा खुद हार मानकर मंच से उतरकर चले गए, जिसके बाद ऐसा लगा कि धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ नारे लगाने वालों को मनमानी करने की छूट मिल गई हो। उन्होंने फिर से बवाल करना शुरू कर दिया, जो बीजेपी सांसद के वहां से जाने के बाद भी चलता रहा। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच न्यूयॉर्क में कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों की तादाद अचानक काफी बढ़ गई। वहां न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने जो बयान जारी किया उसने हर तरफ खलबली मचा दी। बताया गया कि न्यूयॉर्क शहर में बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन रेट यानी कि उनकी अस्पताल में भर्ती दर होने की जो 4 गुना तक ये बढ़ चुकी है और इनमें लगभग आधे बच्चे 5 साल से भी कम उम्र के हैं और इतनी कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। अमेरिका के टेक्सास राज्य में भी बच्चों के तेजी से कोरोना की चपेट में आने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं एक बात और सामने आई, ज्यादातर वही बच्चे अस्पताल में एडमिट हुए, भर्ती हुए जिनके माता पिता ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ये बहुत बड़ी खबर है, डराने वाली खबर है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना के फैलने के बाद से ही पूरी दुनिया ने ये देखा था कि बच्चे जल्द कोरोना के चपेट में नहीं आ रहे थे और जो बीमार भी हो रहे थे कोरोना के चलते उनकी तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ती थी। लेकिन न्यूयॉर्क से आई खबरों ने वहां लोगों में दहशत फैला दी। हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिका में एक दिन पहले लगभग 1500 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गई और ऐसा लगातार वहां तीसरे दिन देखने को मिला। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कई एयरपोर्ट का जो स्टाफ है और क्रू मेंबर है वो कोरोना की चपेट में आया हुआ है। और इसलिए यह खबर काफी डराने वाली है क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन रेट यानी कि उनकी अस्पताल में भर्ती होने की दर भी 4 गुना बढ़ चुकी है। इससे भी परेशानी की खबर यह है कि ज्यादातर बच्चे वो हैं जो कि 5 साल से भी कम उम्र के हैं और इतनी कम उम्र में बच्चों के लिए फिलहाल अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में भी बच्चों के तेजी से कोरोना की गिरफ्त में आने की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं एक और बात जो कि बेहद खास है, ज्यादातर बच्चे वही कोरोना की चपेट में आकर अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं जिनके माता पिता ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। खबर बहुत बड़ी है, डराती है, सावधान भी करती है क्योंकि 2 साल पहले कोरोना के फैलने के बाद पूरी दुनिया में देखा गया था कि बच्चे बहुत जल्द कोरोना की चपेट में नहीं आ रहे थे, लेकिन बीमार हो भी रहे थे तो बहुत ज्यादा उनकी तबीयत नहीं बिगड़ रही थी। हालांकि न्यूयॉर्क से आई ये खबर वहां लोगों में अब दहशत फैला रही है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि अमेरिका में एक दिन पहले ही करीब 1500 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द करनी पड़ी। लगातार तीसरे दिन ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट का जो ज्यादातर स्टाफ है, क्रू मेंबर है, वो कोरोना से बीमार हो चुका है। राजस्थान के अजमेर में गुर्जर समुदाय के लोगों ने नए साल पर रिलीज के लिए तैयार फिल्म पृथ्वीराज के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सम्राट पृथ्वीराज की जिंदगी पर बनी फिल्म में तथ्यों से खिलवाड़ का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में कलेक्टर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दफ्तर के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद विरोध पर उतारू लोगों ने सड़क को बंद कर दिया। गुर्जर समाज के लोगों का गुस्सा फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद फूटा। फिल्म में पृथ्वीराज का रोल अक्षय कुमार निभा रहे हैं, जिसमें सम्राट के युद्ध कौशल की झलक दिखाई गई है। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है।
फिल्म पृथ्वीराज में संजय दत्त और सोनू सूद भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज सुधार समिति नाम के संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने पृथ्वीराज चौहान के भगवान देव नारायण के वंशज होने का दावा किया और फिल्म की रिलीज से पहले गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों और इतिहासकारों को दिखाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों के एक दल ने कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन तेज करने की धमकी दी। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बाद अब चीन की नजर बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर है। खबर है कि चीन के 230 से ज्यादा एक्सपर्ट अगले महीने बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस का दौरा कर सकते हैं, जिसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी और उसे बनाने का काम अब भी जारी है। बताया गया कि चीनी अधिकारियों का यह दौरा 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच हो सकता है। खबर तो यह भी है कि बांग्लादेश के इस सबमरीन बेस को तैयार करने में चीन मदद कर रहा है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच पिछले कुछ साल में कई अहम बैठकें भी हो चुकी हैं। यही नहीं, चीन बांग्लादेश को टैंक और लड़ाकू विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण भी दे रहा है। चीन ने इसी तरह की चालाकी पाकिस्तान में भी दिखाई थी, जहां ग्वादर बंदरगाह को बनाने में मदद करने के बाद उसने उसे अपनी नौसेना के बंदरगाह के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी खतरनाक बनता जा रहा है। ओमिक्रॉन अब तक 20 राज्यों में फैल चुका है और देश के अंदर इसके अब तक 650 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 167 मरीज अब तक मिल चुके हैं, तो वहीं दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जहां ओमिक्रॉन के अब तक 142 मामले सामने आए। वहीं मणिपुर में भी ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दी है। इसके अलावा गुजरात में 73, तेलंगाना में 55, केरल में 57 और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 46 मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान हालांकि रविवार को कर लिया गया था। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 331 नए कोरोना केस मिले, एक मरीज की जान भी गई। सक्रिय मरीजों की संख्या 1289 हो चुकी है। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 142 हो चुकी है। फिर से जी मतलब दिल्ली का माल नहीं लाएंगे, बाहर का ले आएंगे। बाहर तो चालू रहेगा ना, बंद हो जाएगा जी, अपने घरे रहेंगे। जो नुकसान ही है जी, मतलब घरे रहने में तो बच्चा के जो कुछ बैलेंस है उसमें घर में से ही खा लेंगे जी। डर है ना सर, सबसे बड़ा डर तो यही है कि काम बंद हो जाएगा। वही होगी जो पहले हो रही थी, फिर भूखे मरने लगेंगे। बहुत प्रॉब्लम आई थी सर, भूखे पैसे भी नहीं मिल रहे थे, भूखे मर रहे थे। मालिक कब तक सहारा करेंगे? मालिकों के पास होगा तब तक ही तो देंगे। तो हमें दिक्कत होगा खाने पीने में, घर पर बच्चे हैं, माँ है। अच्छा, दिक्कत होगी। यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, यहाँ अकेले। कर्फ्यू लगने से डर तो है ही, क्योंकि हम सबको काम आते हैं तो खाते हैं, गरीब हूँ, गाँव से यहाँ आया हूँ कमाने के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज सुबह 11 बजे सभी राज्यों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस पर चर्चा होगी। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि नई गाइडलाइंस के तहत किस तरह से बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। 4 सदस्यीय केंद्रीय स्वास्थ्य टीम 3 दिन के बिहार दौरे पर है। केंद्रीय टीम ने कल पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार के संभावित कोरोना की तीसरी लहर को और धीमी टीकाकरण की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में बिहार के स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारी शामिल रहे। बैठक से पहले दिन में ही केंद्रीय स्वास्थ्य टीम ने 2 केंद्रों पर जाकर तैयारियों का जायजा भी लिया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के सिविल सर्जन भी जुड़े। मुख्य रूप से हमारी तैयारी कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां पर कोई सपोर्ट की आवश्यकता है और उससे संबंधित बातचीत, तो दिस इज आज इसी बैठक हुई है। 2-3 क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए फिर सर से डिस्कशन के बाद वो डिस्ट्रिक्ट हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहीं पे वैक्सीनेशन की कोई दिक्कत है, कहीं पे आपको बेड्स की कोई दिक्कत आ रही है या कुछ इस तरह की संभावना है या कहीं पे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। तो ये 2-3 क्राइटेरिया को मिला के फिर जो हायर ऑफिसर है उनसे बात करके फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम पहले से प्रिपेयर होकर रहें।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीजेपी ने महिला मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महिला सम्मेलन किया, जिसमें गिफ्ट के लिए मारपीट की नौबत आ गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि महिलाओं को जनसभा में शामिल होने पर दीवार, घड़ी, कंबल जैसे तोहफे देने का वादा किया गया था। और वादे के मुताबिक महिला सम्मेलन के खत्म होने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर गिफ्ट बांटे जाने लगे, जिसके लिए वहां भारी भीड़ दिखी। जैसे ही गिफ्ट का एक पैकेट आगे बढ़ाया जाता, महिलाओं का झुंड उस पर झपट पड़ता। इसके बाद एक पैकेट के लिए कई महिलाओं में छीना झपटी शुरू हो जाती। गिफ्ट के लिए कई महिलाओं में तो हाथापाई भी हुई। हाथापाई शुरू हुई तो कुछ महिलाएं गिफ्ट के लिए ट्रॉली पर ही चढ़ गईं। जिन्हें गिफ्ट नहीं मिला उनमें कई महिलाएं नाराज दिखीं। हालांकि बीसलपुर ब्लॉक के अहाते में हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, लेकिन गिफ्ट की कमी ने घर लौटते वक्त कई महिलाओं के उत्साह पर पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। राज्य में अलग अलग जगहों पर शुरू होने वाले इन प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ की लागत आएगी, जिसका शिलान्यास खुद पीएम ने रिमोट का बटन दबाकर किया। जिसके बाद प्रोजेक्ट से जुड़ा एक वीडियो भी चलाया गया, जिसमें इससे होने वाले फायदों की जानकारी दी गई। इससे कृषि, उद्योग, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज होगी। इससे पहले मंच पर पहुंचने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शॉल और टोपी पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्हें एक बड़ा त्रिशूल भी भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम ने परिवारवाद के बहाने विरोधियों को निशाने पर लिया। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास। दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ। रैली से पहले उन्होंने अलग अलग विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी और एक तस्वीर भी खिंचवाई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रिकॉर्ड वक्त में 51 मीटर लंबा साफा बांधकर दिखा दिया, जिसका वीडियो सामने आया। पायलट राजस्थान के टोंक में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां एक सरपंच ने उनके स्वागत में साफा भेंट किया, जिसके बाद सचिन पायलट ने भी देर नहीं लगाई और खुद ही साफा बांधना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने साफे के एक सिरे को अपने सिर पर खास तरीके से लपेटा और फिर वो बाकी साफे को भी उसी पर फटाफट लपेटने लगे। साफा इतना लंबा था कि मंच पर मौजूद कुछ दूसरे लोगों को उसे संभालना पड़ा, लेकिन पायलट पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बिना थके, बिना रुके साफा अपने सिर पर लपेटते रहे। 2 मिनट के भीतर ही उन्होंने पूरे साफे को राजस्थानी अंदाज में बांध लिया, वो भी बिना किसी गलती के। उनका साफा बांधते ही वहां मौजूद लोगों ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। बाद में जिस सरपंच ने उन्हें वो साफा भेंट किया था, पायलट ने अपनी बंधी बंधाई पगड़ी उसी के सिर पर रख दी। खबर है कि पंजाब चुनाव के दौरान आतंक फैलाने के मकसद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक खास प्लान बनाया है, जिसके तहत खालिस्तान के मुद्दे को हवा देने के लिए पंजाब में कई दस्ते एक्टिव किए गए। साथ ही पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद खूंखार कैदियों को भी भड़काने की साजिश है, जिससे जुड़े कुछ मैसेज भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे, जिनसे पंजाब चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने की इस साजिश का पता चला और इस काम के लिए आईएसआई आतंकी संगठन बब्बर खालसा की मदद कर रही है। इस साजिश के पता चलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। प्रधानमंत्री अगले महीने यूएई का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 जनवरी को यूएई के दौरे पर जाएंगे, जहां वो दुबई एक्सपो में हिस्सा लेंगे। इस एक्सपो के दौरान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल भी दिखाया जाएगा। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हुई बारिश के बाद कई जिलों को कोहरे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसकी एक तस्वीर सीकर से सामने आई। वहां कोहरे की वजह से देख पाना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि वहां बीते 48 घंटे में जबरदस्त बारिश हुई और मौसम विभाग ने दावा किया कि अगले 2 दिन तक इससे राहत भी नहीं मिलने वाली। पूरे दिन सूरज नहीं निकला था और आज भी मुश्किल है। ऐसे में लोग जो है वो केवल अलाव तापते जो नजर आ रहे हैं। ऐसे ही हालात चुरू में भी देखने को मिले, जहां सारे शहर पर ओस और कोहरे की चादर बिछ गई। लोगों ने इससे बचने के लिए अलाव का सहारा लिया, तो वहीं जैसलमेर को भी इस कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया। सिटी से बाहर निकलते ही कोहरा इतना होता है कि 40 से 50 मीटर पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। जैसलमेर में तो सड़कों पर दिन में अंधेरा छा गया। वहां गाड़ियों की रफ्तार पर इस कोहरे ने मानो ब्रेक लगा दिया। गाड़ियां 15 से 20 की से ज्यादा नहीं चल रही, रौनक हुई। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जारी मेलबर्न टेस्ट के बीच कोरोना के मामले सामने आए।
ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के सपोर्ट स्टाफ में शामिल 2 लोगों और उनके परिवार के 2 सदस्यों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी। इसी के बाद सभी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट भी किए गए, जिससे दूसरे दिन का खेल आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने वहां पार्टी की तरफ से आयोजित जन विश्वास यात्रा में भी हिस्सा लिया। आज यहाँ पर 554 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंच पर आने के पहले हम लोगों ने किया। नवजोत सिंह सिद्धू के पुलिस पर दिए गए विवादास्पद बयान पर कांग्रेस ने माफी मांग ली। कुछ दिन पहले सिद्धू ने पंजाब के कपूरथला की एक चुनावी सभा में पुलिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 6 फुट 4 इंच वाले बंदे नूं ਜਿਹੜਾ ਖੰਗਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। इस बयान पर चंडीगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारी भड़क गए। इस गल की निखेधी करता हाँ ते रोष प्रगट करता हाँ कि उन्होंने इस तरह के शब्द अपनी सूरत बारे नहीं बोलने चाहिए। मामले ने जब तूल पकड़ा तो कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू सामने आए और इस पर सफाई दी। हथ जोड़ के तो माफी मांगदा क्योंकि मैं जानदा पंजाब पुलिस साडे बहादुर पुलिस। रूस ने अपने सोयूज रॉकेट की मदद से वनवेव उपग्रहों की एक नई खेप अंतरिक्ष में पहुंचा दी है। वनवेव ब्रिटेन की एक निजी कंपनी है जो पूरी दुनिया में तेज इंटरनेट मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है और इसके लिए उसने अपने 36 उपग्रहों की एक और खेप अंतरिक्ष पहुंचा दी। इस लॉन्च के लिए रूस के ताकतवर सोयूज रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जिसने कजाकिस्तान के एक लॉन्च पैड से उड़ान भरी। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट के इंजन चालू हो गए और वो आग उगलता हुआ तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर में ही वो आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। बाद में उसने सभी उपग्रहों को उनकी तय कक्षा में कामयाबी के साथ छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम इलाके में धधकते जंगल ने ऐसा तांडव मचाया कि उसकी चपेट में आकर कई इमारतें जलकर राख हो गई। वहां पर्थ के पास के जंगलों में कुछ दिनों पहले आग भड़की थी, लेकिन गर्मी और तेज हवाओं की वजह से यह आग फैलती चली गई। पर्थ से सामने आई एक तस्वीर में जंगल का एक बड़ा हिस्सा धधकता नजर आया। इतना ही नहीं, जंगलों में मौजूद कुछ मकान भी इसकी जद में आ गए और फिर उसने ऐसा तांडव मचाना शुरू किया कि दमकल विभाग के लोगों को उसे बुझाने में पसीने छूट गए। मकानों से उठती ऊंची ऊंची लपटें इतनी भयानक थीं कि उन पर काफी देर तक पानी की बौछार का कोई असर होता नहीं दिखा। सुलगते मकानों और जंगलों से उठते धुएं के गुबार से पूरा इलाका ढक गया। ऐसा लगा जैसे बादलों ने डेरा जमा लिया हो। जबकि एक दूसरी तस्वीर में कई पेड़ आग की लपटों में घिरे नजर आए। इस आग को बुझाने में जमीन और आसमान एक कर दिया गया ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। आग से रिहायशी इलाकों पर मंडराते खतरे को देखते हुए सैकड़ों दमकल कर्मियों के अलावा हेलीकॉप्टरों और विमानों को आग बुझाने के काम में उतार दिया गया, जो आसमान से लपटों पर केमिकल और पानी की बौछार करते दिखे। इससे पहले प्रशासन ने उन इलाकों को खाली करवा लिया जिन्हें ये आग कभी भी अपनी चपेट में ले सकती है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को चुनाव वाले राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करने का निर्देश दिया। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग उन सभी 5 राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करे। इस बारे में स्वास्थ्य सचिव और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी कि उत्तराखंड और गोवा में करीब 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि यूपी में 80% से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है। लेकिन मणिपुर और पंजाब, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां यह आंकड़ा 80% से नीचे है, यानी वहां 80% से कम लोगों को टीके की पहली डोज लगी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग इन 5 राज्यों में कोरोना से जुड़े दिशा निर्देश में बदलाव भी कर सकता है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी जोर दिया कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां टीकाकरण ही नहीं, टेस्टिंग पर भी जोर दिया जाएगा। अमेरिका के कई इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। मौसम में आए इस खतरनाक बदलाव के लिए आर्कटिक ब्लास्ट यानी कि आर्कटिक महासागर और उसके आसपास के इलाकों से आने वाली बर्फीली हवाओं को जिम्मेदार बताया गया, जिसकी वजह से कई इलाके तो बर्फ में जमे नजर आए। सबसे खराब हालात देखिए सिएटल के, जहां इतनी बर्फ गिरी कि पूरा शहर ही ठप पड़ गया। वहां के हवाई अड्डे से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रनवे ही नहीं, हवाई जहाजों पर भी बर्फ जमा दिखी। विमान उड़ान भर सके इसके लिए काफी कोशिश भी की गई, लेकिन बर्फीले तूफान के आगे किसी की एक न चली। आखिरकार उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इसका असर यात्रियों पर भी दिखा और बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर ही लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर हो गए। कुछ यही हाल कैलिफोर्निया का भी नजर आया। वहाँ अमूमन गर्म रहने वाले इलाके में भी इतनी बर्फ गिरी कि सब कुछ ठहर गया।
गया। जबरदस्त बर्फीले तूफान ने वहाँ की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लोगों के लिए आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर इतनी बर्फ इकट्ठा हो गई कि उन्हें बंद करना पड़ा। कई गाड़ियाँ ट्रक रास्तों में ही फंस कर रह गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिसमें 6 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बनाई गई तेलंगाना की ग्रे हाउंड्स की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया, जिसने सर्च ऑपरेशन के दौरान घने जंगलों के बीच हुई मुठभेड़ में इन नक्सलियों को ढेर कर दिया। इससे पहले सुरक्षा बल के जवानों ने उस जंगल की घेराबंदी की, जिसमें कई नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। बताया गया कि जवानों की भनक लगते ही नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी बिना वक्त गंवाए जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से कुछ देर तक चली गोलीबारी के बाद कई नक्सली तो वहां से भाग गए, लेकिन उनमें 6 नक्सली मारे गए। इसके बाद जंगलों में बिखरे उनके शवों को ट्रैक्टर की ट्रॉली में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फिर सुरक्षा बल के जवान बाकी बचे नक्सलियों की तलाश में जुट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर दौरे पर रहेंगे और अपने इस दौरे के दौरान वो दोपहर करीब 1:30 बजे कानपुर को मेट्रो की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी का कानपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:15 बजे कानपुर पहुंचेंगे और दोपहर 2:30 बजे वो वहां तक रहेंगे। सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे वो आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान सभी छात्रों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत डिजिटल डिग्री दी जाएगी। इसके बाद पीएम मोदी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। निराला नगर मैदान में पीएम मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ की बड़ी लागत से बनाया जा रहा है। मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी कानपुर में 1524 करोड़ की लागत से बने बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी तक फैली 356 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की क्षमता साल में 345 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल भरने की है। पटना की सड़कों पर जंग का मैदान बन गया। बिहार के अलग अलग जिलों से आए हजारों वार्ड सचिव बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए, जिनको काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। इन वार्ड सचिवों को राज्य सरकार ने 4 साल पहले ठेके पर नियुक्त किया था, लेकिन आरोप है कि 4 साल में इन्हें तनख्वाह एक बार भी नहीं मिली और तनख्वाह की यही लड़ाई पटना में जंग में बदल गई। दंगा काबू करने में इस्तेमाल हो रही पुलिस की गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव भी ऐसा कि पुलिस वालों ने गाड़ियों को उल्टा दौड़ाना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए किस तरह से जो वार्ड सचिव हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस पीछे भागी है। इसके बाद एक दूसरी गाड़ी भीड़ के निशाने पर आ गई। कोई डंडे बरसाने लगा तो कोई पत्थर भी इतने मोटे कि सिर पर लग जाए तो जान पर बनाए। गाड़ी चला रहा ड्राइवर हाथ जोड़ता दिखा। वो हाथ जोड़कर अपनी जान बख्शने की गुहार बेकाबू भीड़ से लगाता दिखा। जब गाड़ी सीधा चलाने की जगह नहीं दिखी तो पुलिस के जवान ने गाड़ी रिवर्स गियर में चलानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस के कुछ जवान भीड़ से भिड़ने के लिए डंडे लेकर आगे आ गए। तब जाकर एंटी राइट व्हीकल को यू टर्न लेने का मौका मिला। गाड़ी की हालत 5 मिनट में ही बदल गई थी। सामने का शीशा पूरी तरह टूट गया और गाड़ी के आगे फंसी एक लकड़ी को निकाला गया। किसी तरह गाड़ी का ड्राइवर खुद को बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन ये जंग थमी नहीं, बल्कि लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की भीड़ पत्थर बरसाने लगी और पुलिस वाले बचकर भागते हुए दिखने लगे। और वो भी तब जब पुलिस वाले हालात काबू में समझने लगे थे। भीड़ एक साथ पुलिस की तरफ दौड़ने लगी। किसी के हाथ में पत्थर तो किसी के हाथ में डंडे दिखने लगे। एक पत्थर मुझे भी लगी है। ये देखिए किस तरह से जब वार्ड सचिव आगे बढ़े हैं तो उसके बाद फिर पुलिस पीछे भाग रही है। भीड़ का ऐसा उपद्रव कि देखने वालों की भी जान सकते में आ जाए। पुलिस वाले बस खुद को बचाने के लिए उल्टे दौड़ने लगे। लेकिन इतनी देर में पुलिस को अंदाजा हो गया था कि हालात ऐसे काबू में नहीं आने वाले। अचानक सड़क पर जमा भीड़ के बीच धुआं उठता दिखने लगा। आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं पुलिस की ओर से और फिर से पुलिस एक बार आगे बढ़ी है। पटना की सड़कों पर ये बड़ा बवाल आज यहाँ पर केवल एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले पुलिस ने भीड़ की तरफ दागे। धुएं के बीच ही पुलिस वाले भीड़ की तरफ बढ़े और भीड़ को खदेड़ने लगे। सड़क पर भीड़ छट्टी दिखने लगी, लेकिन हर तरफ तोड़फोड़ और बवाल के निशान भी दिखने लगे। मोटे पत्थर और ईंटों के टुकड़े फैले हुए दिखाई दिए। लेकिन भीड़ छटी नहीं, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में आसपास की गलियों में फैल गई। पुलिस वाले इसके लिए पहले से तैयार दिखाई दिए।
और गलियों में ढूंढ ढूंढ कर प्रदर्शनकारियों को न केवल पकड़ा बल्कि डंडे भी चलाए। सड़कों के किनारे भी लोगों को सबक सिखाने में कसर नहीं छोड़ी गई। पुलिस वालों के हाथ जो भी आया वो बचा नहीं। पटना में पुलिस के इस एक्शन की शुरुआत तब हुई जब हजारों की भीड़ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंच गई। लोगों ने आरोप लगाया कि 4 साल से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली और अब उनकी जगह किसी और को भर्ती किया जा रहा है। हम लोगों की पेट में वो लात मारे हैं, 1 रुपया नहीं दिया है। हम लोग भूखे पेट कोरोना काल में काम किए हैं। इन लोगों को पहले पुलिस वालों ने समझाया और जब बात नहीं बनी तो पानी की बौछार शुरू कर दी। पटना में बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों के ऊपर अभी यहाँ पर पानी के बौछार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पानी की बौछार से भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने गाड़ियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। अखिलेश के फोन टैपिंग वाले आरोप पर बीजेपी भड़क गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोन टैपिंग वाले आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले न्यूज 18 से बातचीत में योगी सरकार पर यह आरोप लगाया था। क्या सरकार जासूसी कर रही है, फोन टेप कर रही है? मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ। सच कराइए, पता करवाइए कि सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। ये और सपा और बसपा मिलकर यही लोग ये सब काम करते थे, तो आज इनको डर लग रहा है उस बात के लिए। ये हम लोग नहीं करते ये सब काम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन से इनकार किया तो बीजेपी ने दोनों पार्टियों में गुपचुप मिली भगत के आरोप लगा दिए। अंदर ये सब एक है, इनकी भाषा एक है, सब विभाजनकारी नीति से जुड़े हुए लोगों के साथ में इन्होंने काम किया है। ओवैसी की पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी के नजरिए से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया और दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का गठबंधन तो जनता के साथ। कांग्रेस का गठबंधन अपितु उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ है। असल में एक दिन पहले न्यूज 18 से बातचीत में अखिलेश ने ओवैसी की पार्टी से किसी भी तरह के समझौते की संभावना तक को खारिज कर दिया था। ओवैसी प्रसाद की पार्टी से हमारी पार्टी का समझौता नहीं होता। दिल्ली में डेंगू ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां इससे अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले साल 2016 में डेंगू से 10 लोगों की जान गई थी और उस दौरान 4,431 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल अब तक डेंगू के 9,545 केस मिल चुके हैं। मुंबई पुलिस ने फर्जी NCB अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कुछ दिन पहले इन दोनों ने एक पार्टी में छापेमारी की थी और एक लड़की को ड्रग्स के मामले में कार्रवाई करने की धमकी दी थी। 2 दिन बाद इन आरोपी ने उस लड़की को फोन किया और ड्रग्स के मामले से बचने के लिए 20 लाख रुपए मांगे। दावा है कि इससे परेशान होकर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को यूपी के फिरोजाबाद में महिलाओं से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका ने वहां लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान शुरू किया हुआ है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर कोरोना पर अरविंद केजरीवाल आज एक अहम बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल ये बैठक करेंगे। ग्रैप लागू करने पर विचार यहां पर हो सकता है। जिस तरह से कोरोना के मामले और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से स्कूल, सिनेमा और जिम बंद होने पर फैसला लिया जा सकता है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल आज कोरोना पर अहम बैठक करने वाले हैं और जो संभावनाएं यहां पर जताई जा रही हैं वो ये कि स्कूल, जिम, सिनेमा हॉल जिस तरह से एक बार फिर से खुल चुके हैं, उन पर दोबारा से पाबंदी लग सकती है। इस अहम बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली ओमिक्रॉन के मामले में दूसरे नंबर पर है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए। विक्रांत, इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बैठक दोपहर 12 बजे दिल्ली विधानसभा में होगी, सचिवालय पर, माफ कीजिएगा, दिल्ली सचिवालय में ये बैठक होगी। इसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसकी अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसे ग्रैप के नाम से भी जाना जाता है, उसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है, जो हमें जानकारी मिल रही है। और ग्रैप लागू होने का मतलब, सीधा मतलब यह है कि दिल्ली में स्कूल, सिनेमा हॉल, जिम आदि बंद हो सकते हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल आदि में दुकानें ऑड इवन में खुलेगी। क्योंकि जो ग्रैप है उसमें 4 तरह के अलर्ट होते हैं, येलो अलर्ट और एम्बर अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। येलो अलर्ट में दिल्ली पहले ही आ चुकी है क्योंकि उसमें यह है कि अगर 2 दिनों तक 0.5% पॉजिटिविटी रेट रहे तो येलो अलर्ट आ जाता है। बिल्कुल विक्रांत, तक नजर बनाए रखेगा इस बैठक पर, जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आज दोपहर 12 बजे एक बेहद अहम बैठक कोरोना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में होने जा रही है।
नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। न्यूज 18 इंडिया की टीम आप पहुंची है कानपुर, क्योंकि देखिए कानपुर में इस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। यहाँ पर आज दो चीजें हुई है। देखिए, आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले ही हैं, उनका दौरा है। साथ साथ पीयूष जैन, जिनका नाम आप अक्सर सुन रहे होंगे, चंद दिनों में ही ये नाम अब काफी प्रचलित हो चुका है, क्योंकि इनके घर से करोड़ों की नकदी बरामद की गई है और अभी भी लगातार कार्रवाई उन पर चल रही है। लेकिन अपडेट जो अगर इस वक्त की इस खबर से जुड़ी आपको दे दें तो पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष